Good morning, class. Today we are going to start with the first chapter of our statistic, that is collection of data. Before going through the chapter, first we will discuss the usage, the history behind the word statistic. Okay? तो stats जो word है वो पहले से ही यूसेज में था. मीन्स ये जो अलग से स्टैट्स उसको बाद में नाम दिया गया था, उसका एक सब्जेक्ट अलग से बाद में बना गया था, बट इससे पहले ही इसके जो मेथड है, प्रोसेस, उसके हम लोग यूज़ करते थे. जैसे कि हमारा ये जो डेवलप इंडिया में तो अकबर के टाइम से ही था. अकबर के टाइम पे अबू फजल ने उन्होंने अपने बुक में मेंशन किया है, बुक का नाम है एन अकबरी, जिसमें उन्होंने मेंशन किया है कि वो स्टैटिस्टिकल सिस्टम कैसे डेवलप करते थे अपने मुग़ल एम्परर पे. तो मतलब कहीं ना कहीं ये जो चीज़ का यूसेज बहुत ही पहले हो गया था, उसको हमने नाम बाद में इसके बारे में स्टडी डिटेल नॉलेज लेना हमने बाद में स्टार्ट किया, बट कहीं ना कहीं जो स्टैट्स का था उसका यूसेज हमारे वर्क में पहले ही आ चुका था. क्लियर है? अब हम डिस्कस करेंगे इसके ओरिजिन और ग्रोथ. ओके, सो origin and growth of statistic. The German word statistic was first used by Gottfried Achenwald in 1749 for analysis of data about the state. ओके, जो फर्स्ट स्टैटिस्टिक जो वर्ड है वो फर्स्ट कौन यूज़ किया था, ये वर्ड किसने स्टार्ट किया था? ये थे गॉटफ्रीड एचेनवॉल्ड. कौन से ईयर में? 1749 में. By 18th century, the term statistic was used for systematic collection of data by the state. ओके, फिर 18th सेंचुरी से जो वर्ड स्टैटिस्टिक है इसका यूसेज होना स्टार्ट हुआ था. किस लिए? कि हम अपने स्टेट का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, सिस्टमेटिकली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना स्टेट का. ओके, द एडवांस field of statistics was developed in the late 19th and early 20th century. फिर इसमें जो एडवांस स्टडी है स्टैटिस्टिक के ऊपर, एडवांस स्टडी कब स्टार्ट हुई थी? वो 19th सेंचुरी की एंडिंग में और 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में. मतलब कि 19 का एंड 20th की सेंचुरी स्टार्टिंग सेंचुरी में इसका जो यूसेज था एडवांस स्टडी होना स्टार्ट हुआ था. नाउ गैल्टन एंड कार्ल पियर्सन वॉज यूज्ड मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक इन साइंस, इंडस्ट्री एंड पॉलिटिक्स. ये जो यहाँ पे आपको दिए हैं गैल्टन एंड कार्ल पियर्सन, इन्होंने जो यूसेज अपने साइंस और इंडस्ट्री पॉलिटिक्स में भी करना स्टार्ट किया था स्टैटिस्टिक्स का. नाउ कार्ल पियर्सन वॉज द फाउंडर ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक. कार्ल पियर्सन कौन थे? वो फाउंडर थे किसके? मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक के. ओके, सो अब इंडिया में ये कब स्टार्ट हुआ इंस्टीट्यूट अलग से वो डिस्कस कर लेंगे. द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, इन शॉर्ट वी कैन से ISI, वॉज फाउंडेड बाय द वेल नोन इंडियन स्टैटिस्टिशियन PC महालनोबिस इन 1931 एट कलकत्ता. इंडिया में जो फर्स्ट इंस्टीट्यूट बना था अलग से स्टैट्स के लिए, वो कहाँ था? और वो था कलकत्ता में. कौन सी ने बना गया? 1931 में. और फाउंडर कौन था इसका? वो थे PC महालनोबिस. ओके, क्लियर है आपको? इसके बाद भी 1950 में भी IASRI, जिसे हम बोलते हैं इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, डेवलप किया गया था इंडिया में. ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक. ओके, सो स्टैटिस्टिक के डेफिनेशन 1935 में WF विल्कॉस ने 100 डेफिनेशन लिस्ट किए थे स्टैटिस्टिक के. ओके, और उसके बहुत से इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन सब बताए गए थे. बट अभी फ़िलहाल जो हम डिस्कस करें डेफिनेशन, वो दिया था क्रॉस्टोन एंड कॉर्डन ने. ओके, तो उनका डेफिनेशन क्या हम डिस्कस कर लेंगे. स्टैटिस्टिक इज द साइंस विच डील विद द कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा. उन्होंने क्या बोला कि स्टैटिस्टिकल एक साइंस है जो डील करता है. पहले हम क्या करते हैं स्टैट्स में? हम पहले कलेक्ट करते हैं कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, उस पर हमने डिटेल स्टडी की, उसको हमने एनालाइज किया, और उसके बाद उसमें से हमने कुछ रिजल्ट फाइंड आउट किया, उसे हम बोलते हैं इंटरप्रिटेशन. तो इन शॉर्ट हमारा मीनिंग स्टैट्स का क्या हुआ? जहाँ पे हम कलेक्शन करते हैं, पहले उसे एनालाइज करते हैं, एंड फाइनली उसमें से हम कोई रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं. क्लियर है? तो स्टैटिस्टिक इज अ साइंस विच डील विद द कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा. ओके, now next topic, data is a set of observation expressed in quantitative or qualitative form.
ओके, डेटा एक क्या, डेटा का मतलब क्या हुआ, डेटा का नॉर्मल सेंस में हम यही यूज़ करते हैं, डेटा मतलब क्या, कोई इन्फॉर्मेशन। तो एक ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहे जिसको हम गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते, जो न्यूमेरिकल वे में हो या नॉन न्यूमेरिकल वे में हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी एक रॉ फॉर्म में इन्फॉर्मेशन आपको जो भी मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं, डेटा। क्लियर है? ओके, नाउ नेक्स्ट, quantitative data. The collection of observation on the numerical variable is called quantitative data. Example, height, age, income, etc. जो भी हम डेटा, जो भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर रहे हैं वो न्यूमेरिकल वेरिएबल्स में, जो भी ऑब्जर्वेशन से हमने कलेक्ट किया जिसको हम गिन सकते, काउंट कर सकते, वो हमारा क्या होगा, क्वांटिटेटिव डेटा। एग्जाम्पल, हाइट, अगर मुझे जानना है कि ये पर्टिकुलर कोई कंपनी है, उसमें इनकी एज कितनी है वर्कर्स की, तो वो मैं मुझे वो मालूम पड़ सकता है, एज, इनकम, काउंटेबल है वो सब चीज़ें, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, क्वांटिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव वर्ड क्वांटिटी, इससे भी याद रहेगा आपको, जिसको हम न्यूमेरिकल वेरिएबल में कंसिडर कर सकते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, क्वांटिटेटिव डेटा। नाउ नेक्स्ट, qualitative data. The collection of observation on the attributes is called qualitative data. जो भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं ऑन अ बेसिक ऑफ एट्रीब्यूट्स, मतलब जिसको हम इन शॉर्ट, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, हम जान सकते हैं बट उसको एक नॉन न्यूमेरिकल वे में होता है, जो जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, प्रॉपर मेजर नहीं कर सकते, उसे हम क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव डेटा। एग्जाम्पल, स्किल देख लो। अभी सपोज मुझे जानना होगा कि एक कोई पर्टिकुलर क्लास में स्टूडेंट है, उसकी स्किल, उसकी नॉलेज कितनी है, तो वो उसको मैं मेजर कहीं ना कहीं हल्का कर सकती हूँ, बट उसको मैं न्यूमेरिकल वे में तो नहीं बता सकती ना, तो वो हमारा क्या होगा, क्वालिटेटिव डेटा। क्लियर है आपको? नाउ नेक्स्ट टॉपिक, प्राइमरी डेटा। द डेटा ओरिजिनली कलेक्टेड बाय एनी ऑथराइज्ड एजेंसी और इन्वेस्टिगेटर फॉर द फर्स्ट टाइम आर कॉल्ड प्राइमरी डेटा। जो भी हम डेटा फर्स्ट टाइम, अब प्राइम मतलब क्या होता है, बेसिक। अगर सपोज कि मुझे जानना है कि ये वेस्लियन स्कूल में कितने बच्चे हैं, मुझे उनका और उनकी एज क्या है, हर बच्चों की, तो इन शॉर्ट में क्या करूँगी, पर्टिकुलर स्कूल में जाके क्लास वाइज बच्चों की एज मैं यहाँ पे कलेक्ट करूँगी, इंफॉर्मेशन नोट आउट करूँगी। क्लियर है? तो मैंने क्या किया, वहाँ पे जाके मैंने वो डेटा कलेक्ट किया। यही बोला गया है, जब ओरिजिनली फर्स्ट टाइम कोई भी चीज़ हम कलेक्ट करते हैं, जानते हैं या उसका इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी डेटा। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट, secondary data. When an investigator or agency use the data already collected by any other agency or investigator, then such data become secondary data for the user. ओके, तो प्राइमरी क्या है, क्लियर है आपको। सेकेंडरी मीन्स क्या हुआ, किसी और ने ऑलरेडी कलेक्ट किया है डेटा, उस डेटे का यूज़ करके हमने आगे कुछ स्टडी की है या आगे कुछ हमने फाइंड आउट किया, उसे हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी डेटा। जो डेटा किसी ने यूज़ किया हो, पहले से ही बनाया हो, उसका यूज़ करके हम आगे उसमें कुछ वर्कआउट करें, उसे हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी डेटा। जस्ट एक एग्जांपल कि मुझे जानना है कि वापी में हर स्कूल के में क्लास वाइज कितने बच्चे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मैं पर्सनली हर स्कूल में नहीं जा रही हूँ, व्हाट आई विल डू, मैं स्कूल का डेटा जो ऑलरेडी स्कूल का किसी ने बनाया होगा वो सबसे ले लेके नंबर ऑफ़ बच्चे जो है ये मैं ऐड अप कर दूँगी। तो मेरा क्या हुआ, सेकेंड डेटा। मैं खुद नहीं गई थी वहाँ पे डेटा कलेक्ट करने के लिए, क्या किया मैंने, जिसने ऑलरेडी कलेक्ट किया डेटा इन्फॉर्मेशन स्कूल के बच्चों के बारे में जो भी था, वो सीधा मैंने उसका यूज़ करके अपने आगे जो स्टडी था, जो मेरा टॉपिक था, उस पर मैंने वर्क करना स्टार्ट कर दिया। क्लियर है? तो ये प्राइमरी मतलब जो हम फर्स्ट टाइम ओरिजिनली खुद जाके कलेक्ट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी डेटा। सेकेंडरी मीन्स क्या हुआ, जो ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट किया है डेटा, उसका हमने यूज़ करके आगे अपना फाइंड आउट किया, वो हमारा क्या होगा, सेकेंडरी डेटा। क्लियर है आपको? अब प्राइमरी डेटा को फाइंड करने के लिए, मतलब मैं इसके अलग अलग मेथड है, हम डेटा कैसे कलेक्ट करते, ओके, सो हम वो डिस्कस कर लेंगे। Now, the method of collecting primary data. There are many popular methods for the collection of primary data.
प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के बहुत से अलग अलग मेथड्स है। Commonly used method are direct inquiry, indirect inquiry, inquiry by phone or email, method of questionnaire, inquiry by news and reporter। ये सब इंक्वायरीज जो आपको दिए, डायरेक्ट हम डायरेक्टली जाके बात कर रहे हैं या इनडायरेक्ट वे से उनसे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ले, या हम फ़ोन कॉल से या ईमेल के थ्रू हम उनसे इंक्वायरी निकाल ले, क्वेश्चन अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ले, बहुत मेथड है। We will discuss the following 3 method of collecting primary data। हम यहाँ पे सिर्फ फिलहाल 3 मेथड की बात करेंगे। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट इंक्वायरी, सेकेंड इनडायरेक्ट इंक्वायरी, थर्ड मेथड ऑफ क्वेश्चनर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, डायरेक्ट इंक्वायरी। In this method, an investigator himself or an enumerator appointed by him visit personally to the field and collect the necessary information। डायरेक्ट इंक्वायरी मीन्स क्या हुआ, हम डायरेक्टली जाके जब कोई कलेक्ट करते हैं डेटा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे जानना होगा कि कोई पर्टिकुलर कोई एजुकेटेड फील्ड है, वहाँ पे कोचिंग सेंटर्स में क्या है, कितने बच्चे आ रहे हैं, उनका क्या वे है, मुझे उसका इंक्वायरी करना है कि बेनिफिटेड है या नहीं, तो मैं पर्सनली वहाँ पे जाके उनसे पूछताछ करूँगी। ठीक है, सपोज कोई भी टॉपिक हो, या फिर अगर सपोज़ कि मेरा कोई प्रोडक्ट हो और मुझे उसका एडवर्टाइज़ करना होगा, मुझे लोग से पूछना होगा कि उसका रिव्यूज़ कैसा है, तो मैं पर्सनली जाके उनसे मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही हूँ, उसका रिव्यूज़ ले रही हूँ, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारा क्या हुआ, डायरेक्ट इंक्वायरी हो गया। समझे? या तो मैं खुद इन्वेस्टिगेटर खुद जाएगा, या तो किसी को अपॉइंट करेगा, कोई अपने एक वर्कर को अपॉइंट करेगा और वो वहाँ पर्टिकुलर फील्ड में जाके उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। उसे हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट इंक्वायरी। जहाँ हम फेस टू फेस जाके इंक्वायरी, हम वहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते, उसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट इंक्वायरी। नाउ वी विल डिस्कस सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट इंक्वायरी। Now first we will discuss about the advantages of direct inquiry। So first point is the data obtained by this method are accurate and reliable। हम जो भी डेटा डायरेक्टली जाके अगर हम जो भी डेटा या जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते, तो वो कहीं ना कहीं एक्यूरेट, राइट होते और रिलायबल, वो जो भरोसेमंद हो गए, जो रियल हो गए। क्लियर है? तो ये पॉजिटिव पॉइंट में आया। नाउ सेकेंड, ड्यू टू फेस इंटरव्यू विद रिस्पॉन्डेंट, एन्यूमरेटर कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ और एनी कन्फ्यूजन बाय गिविंग प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। अगर मैं फेस टू फेस जाके इंटरव्यू ले रही हूँ, तो अगर कुछ भी वहाँ पे डाउट है, सपोज़ कि वहाँ पे जो भी इसका आंसर दे रहा है, जो भी यहाँ पे है, अगर उनको कुछ भी डाउट है कोई क्वेश्चन में, तो उसका कन्फ्यूजन उसका दूर कर सकता है हमारा एन्यूमरेटर या इन्वेस्टिगेटर जो भी जाए। अगर उसको कोई भी डाउट है तो वो फेस टू फेस क्लियर हो सकता है विद अ क्लियर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। नाउ थर्ड पॉइंट, by personal interview, enumerators sometimes get supplementary information of the respondent which may be useful at the time of interpretation of the result। अब जब हम पर्सनल इंटरव्यूज़ में लेने जाते हैं, तो कभी कभी हमें उसके अलावा एक्स्ट्रा आंसर्स भी मिल जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरा कोई एक क्वेश्चन है, तो होता ना बहुत लोग को उसके अलावा भी एक्स्ट्रा कुछ बता देते, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देते। तो वैसे अगर हम पर्सनल इंटरव्यूज़ में जाते हैं, तो हमें एक के साथ और भी सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। हो सकता है वो हमारे हमें उस रिज़ल्ट निकालने में कुछ काम आए। क्लियर है? तो ये प्लस पॉइंट में आया एक। नाउ फोर्थ, दिस मेथड इज़ मच बेटर व्हेन द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज़ लिमिटेड। ये मेथड कब बेटर रहेगा, जब हमारा जो जहाँ इंक्वायरी जो हमें लेनी है, तो वो फील्ड लिमिटेड एरिया हो। फॉर एग्जांपल, मैंने कहा, अगर मैंने सपोज़ कहा कि वापी में कितने स्कूल हैं, मुझे यहाँ पे कितने बच्चे हैं उसमें वो जानना है, तो ठीक है, हम स्कूल में ज़्यादा के पूछेंगे, तो वो भी एक टाइप का लिमिटेड एरिया ही हो गया। अब मुझे ये जानना है पूरे इंडिया में कितने स्कूल हैं, उनके कितने बच्चे हैं, पूरे डेटास निकालने हैं मुझे उनकी एज के बारे में, तो ये एरिया बहुत वास्ट हो जाएगा, बहुत टाइम जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है ना। तो डायरेक्ट इंक्वायरी कहाँ
फेस टू फेस कहाँ पॉसिबल रहेगा, जहाँ पे फील्ड, जहाँ पे जिसका हमें इन्फॉर्मेशन लेना है वो लिमिटेड हो, तो डायरेक्ट इंक्वायरी हमारी यूजफुल है। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, समटाइम व्हेन रिस्पोंडेंट आर अनविलिंग टू गिव पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, द एनिमेटर कैन गेट सच इंफॉर्मेशन इनडायरेक्टली बाय आस्किंग सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस एंड गिविंग एश्योरेंस अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय देम। कभी कभी क्या होता है ना, अगर हम कुछ क्वेश्चंस ऐसा पूछते हैं तो हो सकता है कि वो जो रिस्पोंडेंट है, जो आंसर उसको नहीं देना होगा या वो कुछ हाइड कर रहा हो, तो हम उसे इनडायरेक्टली अलग अलग घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ के उसका आंसर निकाल सकते हैं। या तो उसको कुछ डर है कि कुछ मिसयूज़ होगा उसकी इन्फॉर्मेशन का, तो वो उसको एश्योरेंस देगा कि नहीं, हम जो भी आपसे इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं उसका कुछ मिसयूज़ नहीं होगा। उसको कहीं ना कहीं उनको एश्योरेंस देते उस चीज़ का। तो ये पॉजिटिव पॉइंट में आया। ओके, तो अभी इसका डिसएडवांटेजेस क्या है हम वो डिस्कस कर लेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इज दिस मेथड रिक्वायर मोर टाइम, मोर नंबर ऑफ एनुमरेटर व्हेन द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज़ वेरी वाइड। ओके, अगर सपोज़ मुझे इंक्वायरी निकालनी है गुजरात की ही स्कूल की, सपोज़ कि वहाँ पे बच्चों की एज कितनी है, ठीक है, या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन निकालनी हो मुझे, अगर वो एरिया वाइड है तो उसमें क्या होगा, मुझे बहुत टाइम जाएगा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में, मुझे बहुत से एन्यूमरेटर, मुझे बहुत से लोगों को अपॉइंट करना पड़ेगा, ऑब्वियसली पे भी तो करना पड़ेगा ना उनको। तो इन शॉर्ट हमारा क्या हो जाएगा, ये बहुत टाइम जाएगा और बहुत एन्यूमरेटर की ज़रूरत पड़ेगी हमें ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं हमारे डिसएडवांटेजेस में आ गया। नाउ सेकंड, दिस मेथड इज़ मोर एक्सपेंसिव। एन्यूमरेटर जा रहा है हर जगह, जा के इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, तो वहाँ पे तो चार्जेस लगेगी उसको भी, जो भी लगे जाने आने के, मतलब इन शॉर्ट बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, यानी ये बहुत एक्सपेंसिव बोला गया है इसे। तो ये डिसएडवांटेजेस में आ गया। नाउ थर्ड, द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय दिस मेथड मे बी लेस रिलायबल इफ़ एन्यूमरेटर्स आर अनट्रेन्ड। अगर सपोज जिस मैंने एनिमेटर को जिसको अपॉइंट किया है, जो भी एक बंदा को मैंने अपॉइंट किया है कि आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से जाके लेके आना है, अगर वो अनट्रेंड है, उसको इतना प्रॉपर नॉलेज नहीं है क्वेश्चन के बारे में, टॉपिक के बारे में, या तो वो पर्सनली कनेक्ट नहीं हो रहा किसी से, तो वो हो सकता है कि वो उनको अच्छे से बताए ना, या तो इन्फॉर्मेशन प्रॉपर कलेक्ट ना कर सके, या कुछ नेगेटिव एटीट्यूड उसके अंदर हो, तो वो जो इन्फॉर्मेशन लेकर भी आएगा तो वो हो सकता है कि वो लेस रिलायबल हो, वो मतलब प्रॉपर ना हो हमारे लिए। क्लियर है। तो ये भी हमारा क्या आ गया, ड्रॉबैक में आ गया कि जो अगर हमने अनट्रेन्ड एनिमेटर अपॉइंट किया तो जो इन्फॉर्मेशन वो लेकर आएगा वो क्या होगा हमारे लिए, लेस रिलायबल, लेस हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है आपको। तो ये था हमारा प्राइमरी डेटा का फर्स्ट मेथड, डायरेक्ट इंक्वायरी। अब हम डिस्कस करेंगे इनडायरेक्ट इंक्वायरी क्या है वो। ठीक है, पहले हम मीनिंग देख लेंगे इनडायरेक्ट इंक्वायरी का। In any of the following situation, the investigator contact or organization of a person capable conducting the inquiry and get relevant information from such organization or person. ओके, सिचुएशंस क्या है पहले हम वो देख लेंगे। इनडायरेक्ट मतलब क्या होता है, हम जहाँ फेस टू फेस से हम इनडायरेक्ट वे से कहीं ना कहीं हम उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, वो हमारा इनडायरेक्ट होता है। अब हम इनडायरेक्ट कब कलेक्ट करते हैं वो देख लें। पहला, व्हेन डायरेक्ट सोर्सेज डज नॉट एग्जिस्ट। हो सकता है कि हम वहाँ पे डायरेक्टली नहीं पहुँच सकते हैं। सपोज़ कि मैं यहाँ गुजरात से अगर मुझे जानना है कि तमिल में ये पर्टिकुलर एरिया में उनका क्या सिचुएशन है, उनका कितना प्रोग्रेस है, तो वो सब चीज़ें मैं वहाँ जाके अगर मैं नहीं जा सकती, सपोज़ नहीं पॉसिबल है, तो वहाँ पे मेरा इनडायरेक्ट सोर्स काम आएगा। तो पहला पॉइंट क्या है, व्हेन डायरेक्ट सोर्सेज डज नॉट एग्जिस्ट, तो मैं इनडायरेक्ट से वहाँ पे जाके वहाँ से मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकती हूँ। When the field of direct inquiry is very large and there is lack of time for personal contact with the respondent. सपोज कि मैं कोई बड़ी सी कंपनी में गई, मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए उनके वर्कर्स के बारे में, तो वहाँ पे सपोज कि बहुत वर्कर्स है, 5000-6000 वर्कर्स ही होगा। अब सबसे पर्सनल कांटेक्ट करना, मेरे पास उतना टाइम नहीं, तो उससे क्या करूँगी मैं, सीधा जाके जो मैनेजर होगा उसके पास डेटाज होंगे पूरे, मैं उससे कलेक्ट कर लूँगी या उससे पूछताछ कर लूँगी उसके वर्कर्स के बारे में, उनकी इनकम के बारे में, उनकी एज ग्रुप के बारे में, जो भी मुझे जानना होगा। तो ये भी क्या हो गया,
When the field of direct inquiry is very large, there is a lack of time for personal contact with the respondent. तो मैं क्या करूँगी वहाँ पे indirectly inquiry collect कर लूँगी. When the information to be obtained is complex, मीन्स जो भी हम इंफॉर्मेशन यहाँ पे कलेक्ट कर रहे हो वो कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो, ठीक है. तो उस जब ऐसा कुछ हुआ तो हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट इंक्वायरी पे जाएंगे, इनडायरेक्ट वे से इंक्वायरी कलेक्ट कर लेंगे. क्लियर है. नाउ फोर्थ, व्हेन द कॉस्ट एसोसिएटेड विद डायरेक्ट इंक्वायरी इज अनबेरेबल. अगर सपोज कि कोई मतलब इतना खर्चा, इतना एक्सपेंस नहीं कर सकता हो, डायरेक्ट इंक्वायरी में बहुत खर्चे होते हैं, हमने पढ़ा ऊपर. तो अगर वो कोई अनबियर नहीं कर सकता वो उस पर इतना खर्चा, तो वो कहाँ जाएगा, दे विल गो फॉर द इनडायरेक्ट इंक्वायरी. ठीक है. तो अब इनडायरेक्ट इंक्वायरीज के एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए, एक बार रिफर कर लेना आप. से देखो, द मेथड ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन इन सच अ वे इज कॉल्ड इनडायरेक्ट इंक्वायरी. इन दिस मेथड इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ द थर्ड पार्टी इंस्टेड ऑफ एन्यूमरेटर. फॉर एग्जाम्पल, in the earlier illustration, a person interested in getting the information about the condition of farmer of Sansad Taluka approached the Talati of Sansad Taluka, who has the entire information of all the farmer in Sansad, and get information from him instead of personally visiting each farmer. प्राइमरी में भी एक एग्जांपल है कि सपोज़ कि एक को जाके ना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना था कोई सांसद एरियाज़ में, तो वो वहाँ पे जाके पर्सनली फार्मर से पूछा, बातचीत किया, वो हो गया डायरेक्ट इंक्वायरी. बट हम यहाँ पे बात करें इनडायरेक्ट इंक्वायरी की. तो हम जहाँ पर्सनली जाके तो नहीं मिल रहे उनसे, तो हम क्या करेंगे, जो एक पर्टिकुलर बंदा कोई सरपंच हो गया जिसको बहुत पूरी नॉलेज है उसके फील्ड के बारे में, उसके विलेज के बारे में, तो डायरेक्टली उससे ही कॉन्टेक्ट करके वो वहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा. तो भी हो गया इनडायरेक्ट इंक्वायरी. वो फार्मर के पास नहीं गया फेस टू फेस, उसने क्या किया, जो हेड था उस विलेज का उनके पास जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया. फिर से यहाँ पे एक और एग्जांपल है, वो डिस्कस कर लेंगे. अ पर्सन इंटरेस्टेड इन इंफॉर्मेशन ऑफ द एजुकेशन स्टेटस ऑफ द वर्कर ऑफ एन इंडस्ट्री हैविंग द वर्कर 2000 worker approach the manager of the industry who has complete record of the worker of the industry instead of making personal visit to each worker. Similarly, advocate can get information regarding murder, theft from police station when needed. अब क्या बोला गया, अगर सपोज कोई पर्सन है उसको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है वर्कर्स जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जिस इंडस्ट्री में 2000 से जितने वर्कर है उनको चेक करना है, उनका एजुकेशन स्टेटस क्या है, कितने कहाँ तक वो लोग का कितना पढ़े लिखे, ठीक है, वो चेक करना है. तो वो उनके पर्सनली नहीं जाएगा पूछताछ करने हर वर्कर को, पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ज़्यादा वहाँ पे लोग हैं, तो पर्सनल कांटेक्ट पॉसिबल कहीं हद तक नहीं था. तो वो क्या करेगा, जब मैनेजर होगा कंपनी का, उनके पास सब रिकॉर्ड्स वर्कर्स के होते हैं, तो उनसे कांटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा. वैसे ही अगर कोई एडवोकेट है, उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए कोई मर्डर या थेफ्ट के बारे में, तो वो क्या करेगा, पुलिस स्टेशन जाएगा, उनके पास रिकॉर्ड होती है पूरी, तो पुलिस स्टेशन से जाके रिकॉर्ड कलेक्ट करेगा. तो ये हमारा क्या हुआ, इनडायरेक्ट इंक्वायरी. Thus, the method of indirect inquiry is quite popular in practice. However, the reliability of information obtained by the method depends on the ability, honesty, and experience of the enumerator who collect the information. Okay, so ये प्रैक्टिसली हम ये मेथड ज़्यादा यूज़ करते हैं इनडायरेक्ट इंक्वायरी. बट अगर हमारा एन्यूमरेटर जिसको हमने अपॉइंट किया कलेक्ट करने के लिए इन्फॉर्मेशन, उसकी एबिलिटी, ऑनेस्टी, एक्सपीरियंस बंदा हो, वो एबल हो वो काम के लिए, और वो ऑनेस्टली वो काम अच्छे से कलेक्ट करे, इन्फॉर्मेशन अच्छे से पूछताछ करे, तो वो जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी वो हमारी क्या होगी, रिलायबल होगी, ट्रस्टवर्थी होगी. क्लियर है आपको. Now we will discuss the advantages and disadvantages of indirect inquiry. इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स है और कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है. हम डिस्कस करेंगे पहले एडवांटेजेस ऑफ इनडायरेक्ट इंक्वायरी. सो फर्स्ट पॉइंट इज this method is most suitable when the field of inquiry is very wide. अगर यहाँ पे जो मुझे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है उसके मतलब ज़्यादा है, ब्रॉड है, तो उस एरिया में पॉसिबल नहीं है पहुँच सकूँ, तो वहाँ पे मैं इनडायरेक्ट वे से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकती हूँ. तो वो हमारा आ गया एक प्लस पॉइंट में. नाउ सेकेंड, व्हेन रिस्पोंडेंट एसोसिएटेड विद द इंक्वायरी इज नॉट विलिंग टू गिव इंफॉर्मेशन, दिस ओनली यूजफुल मेथड टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन.
अगर सपोज़ कोई है, सपोज़ कि कुछ यहाँ पे मुझे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, कुछ इंक्वायरी लेना है, अगर कोई पर्सन रेडी नहीं है वो उसका आंसर देने के लिए या इन्फॉर्मेशन देने के लिए, अगर डायरेक्टली मैं हेड ऑफिस से जाके उसका इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लूँगी तो मुझे क्या उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो ये बोला गया यहाँ पे कि व्हेन अ रिस्पोंडेंट एसोसिएटेड विद द इंक्वायरी, एसोसिएट है इंक्वायरी का, पर इज़ नॉट विलिंग, वो नहीं चाहता इन्फॉर्मेशन देना, तो ये मेथड के ज़रिए हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है। नाउ थर्ड पॉइंट, इट इन्वॉल्व लेस कॉस्ट, टाइम एंड एनर्जी एज कंपेयर टू डायरेक्ट मेथड। ओके, सो क्या कहा है इसमें, अगर हम इनडायरेक्टली कोई इंक्वायरीज लेते तो उसमें हमारा जो कॉस्ट, खर्चा, टाइम, एनर्जी, ये सब क्या एज कंपेयर टू डायरेक्ट इंक्वायरी उससे कम लगता है। ठीक है ना। अगर हम डायरेक्टली जाएंगे तो उसमें कितना खर्चा, बहुत एक्सपेंसिव है वो। अगर हम इनडायरेक्टली या कोई कलेक्ट करते इंफॉर्मेशन तो उसमें हमारा कॉस्ट, टाइम, उसके साथ साथ हमारा एनर्जी भी बच जाता है। क्लियर है। नाउ फोर्थ पॉइंट, दिस मेथड इज वेरी much useful for various department of government to collect various type of information। और ये information जो indirect में से collect करते हम, indirect inquiry है, इसका usage government ज़्यादा करती है। अभी government suppose education field में देख लो, वो directly school data ले लेती है उनका, कि उनका मतलब क्या staff है, कितने बच्चे हैं, ठीक है, तो कितने वहाँ पे कितने बच्चे कितने क्लास में, तो वो डायरेक्टली यहाँ पे क्या करती है, वो इनडायरेक्ट इंक्वायरी के थ्रू, मतलब क्या स्कूल के जो हेड ऑफिस हो गए, मैनेजमेंट से ही डेटास ले लेगी। तो ये कहीं ना कहीं यूजफुल किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए भी ईजी हो जाता है। तो ये सब प्लस पॉइंट्स है हमारे इनडायरेक्ट इंक्वायरी के। नाउ डिसएडवांटेजेस देख लेंगे हम। When individual or organization associated with the task of providing information have prejudiced or biased attitude, the information become less reliable। या फिर अगर कोई इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन जिसकी हमें इंफॉर्मेशन जिसकी भी चाहिए थी, अगर उनका कोई नेगेटिव एटीट्यूड और कुछ रिलायबल हमें वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो इन शॉर्ट हमारा वो क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन हमारे लिए लेस ट्रूथफुल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हमारा नेगेटिव में आ गया। नाउ सेकेंड, द मेथड बिकम यूजलेस व्हेन द थर्ड पार्टी फ्रॉम whom the information is obtained is dishonest, inefficient और unable to provide correct information। अगर सपोज जो थर्ड पार्टी को हमने अपॉइंट किया था इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, हमने किसी और को के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, वो प्रॉपरली इनएफिशिएंट वे से या तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं किया उसने, तो वो हमारे लिए ड्रॉबैक हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा है नेगेटिव पॉइंट, डिसएडवांटेजेस ऑफ इनडायरेक्ट इंक्वायरी। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द मेथड ऑफ क्वेश्चनर्स एंड आइडल क्वेश्चनर्स एंड मैनी मोर। ओके, थैंक यू।